बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। मईशत के ऊपर सियासत अब एक आम बात हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उस टाइम पर तमाम जमातें, पीडीएम और पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि मईशत तबाह हो गई और इस तबाहाली का तमाम जिम्मा इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत पर जाता है। इंटरेस्टिंगली यही बातें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती नजर आ रही है कि मईशत का सत्यानाश हो गया, मलिया मेट कर दिया उस मईशत को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सही की थी बकौल इमरान खान साहब के, और मामलात को बेहतर सिमत में लेकर जा रहे थे, वो सब खराब हो गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में एक इकॉनमी के ऊपर वाइट पेपर जारी किया है। उस वाइट पेपर के अंदर अपनी टाइम की मईशत के हवाले से कुछ आदादो शुमार दिए और अब जो मईशत में हो रहा है उसके बारे में कुछ आदादो शुमार दिए। कुछ चीदा चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी कि तहरीक इंसाफ के इस वाइट पेपर जो मुल्क की मईशत के मामले पे है उसमें क्या लिखा गया कि 2018 में नून लीग के दौर में करंट अकाउंट खसारा 19 अरब 20 करोड़ डॉलर था। 2018 के स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। इसी साल पाकिस्तानी रुपए की कदर 23% इजाफा हुआ उसके अंदर। 2013 से 18 तक बरामदात में 10 अरब डॉलर की कमी हुई और इसी दौरान दरामदात के अंदर जो है वो 23 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 2018 के अंदर जीडीपी पर कर्ज जो है वो तकरीबन 64% तक बढ़ गया और इसी दौरान जो भी सर्कुलर डेट था वो 1.6 ट्रिलियन तक हो गया, उसका इजाफा हुआ उसके अंदर। नून लीग ने 2018 के अंदर मुल्क को तवानाई के बदतरीन बहरान से दो चार किया बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर के, और इसी के अंदर पीटीआई कहती है कि जी उनके इख्तिदार संभालने के बाद 32 बिलियन डॉलर कर्जा लिया, लेकिन पीटीआई के दौर में कोरोना के बावजूद जीडीपी की ग्रोथ 6% तक पहुंच गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करंट अकाउंट खसारा खत्म कर दिया। मार्च 2022 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 40 करोड़ डॉलर थे और पीडीएम के दौर में 15 लाख टेक्सटाइल मिल्स जो है मुलाजमीन वो बेरोजगार हुए। पीडीएम की हुक्मरानी के 8 माह में पहले से तयशुदा खतरा जो था बेसिकली डेट डिफॉल्ट के अंदर जाने का वो 5% था, वो बढ़ के 90% हो गया और अब पीडीएम हुक्मरानी के 8 माह के बाद बरामदात और तरसीलात ज़र के अंदर 2 जो डॉलर है वो कमी वाक़या हो रही है, 2 अरब डॉलर के करीब। मार्च 2022 के अंदर जो डॉलर की कीमत थी वो 179 रुपीज़ थी, यानी तकरीबन 180 रुपये के करीब, और 2022 नवंबर में यही 224 रुपये तक पहुंच गई है और मुल्क की मईशत जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी खासी कम कर दी गई है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जी हमने महंगाई के बावजूद 55 लाख नौकरियां दी थी, हम लोगों ने ज़राई शोबे के अंदर 4.4% इजाफा कर दिया था। इस तमाम दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 11% इजाफा किया और सनत 7.2% से इजाफा किया। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बरामदात 32 अरब डॉलर तक की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई और गैर मुल्की तरसीलात ज़र जो है वो 31 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा इसी वाइट पेपर के अंदर यह भी है कि हमारे दौर के अंदर 6.15 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली मुमकिन हुई, जो कि अभी हम लोगों को अहदाफ मुकम्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे। पीडीएम के 8 माह के अंदर यही कंपैरिजन किया कि अफराते ज़र की शरह नई बुलंदियों तक पहुंच गई है और मार्च 2022 में आटा, घी, पेट्रोलियम की मसनूआत और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों के अंदर 100 से 200% इजाफा हुआ है और सिर्फ 8 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर 6.1 बिलियन डॉलर जो है वो डिप की तरफ गए, यानी कमी का उसके अंदर हम लोगों को सामने वाज़े तौर पर सामने आया है। सिर्फ मईशत के मामलात ही नहीं है बल्कि यहाँ सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसी की बुनियाद पर कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो 2 दिन की मीटिंग चल रही थी उसके कुछ मामलात सामने आए। उन मामलात के अंदर ऑब्वियसली काबीना का आज सुबह का इजलास भी हुआ। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको जूम इन करके देखा गया, यानी उसकी तरफ खासा ख्याल था, ध्यान था कि इकोनॉमी भी सही करनी है, सिक्योरिटी के मामलात भी सही करने हैं। एंड मैं आज अपने शो के अंदर ये बात कह रही हूँ कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर इकोनॉमी के मामलात बेहतर होते तो ये कभी भी ना उठते दोबारा से। बहरहाल अब सूरत हाल तो जो है वो है, लेकिन इसके साथ साथ
ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا ابھی بھی بند نہیں کی جا رہی ہے, معاملات ابھی بھی اتنے ہی کشیدہ ہیں, اتنے ہی گمبھیر ہیں. پہلے سیگمنٹ اور دوسرے سیگمنٹ میں تو ہم یہی بات کریں گے کہ سیاست اور معیشت کا کو ریلیشن, اور اس کے رد عمل میں جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا وہ اسی وائٹ پیپر کے بدلے میں ایک اور پیپر نکال کر ان تمام معاملات کا جواب دے سکتی تھی, لیکن وہ نہیں دیا گیا. بہرحال we'll be waiting for that as well. سیکنڈ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا کراچی کے بلدیاتی انتخابات, جو کہ 15 جنوری کو ہونے ہیں. ابھی بھی ان انتخابات کے حوالے سے کچھ پچھلے 2 دن سے آج بھی ایم کیو ایم کے تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور ان ایم کیو ایم کے تحفظات کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اچھی خاصی مسئلہ پڑا ہوا ہے, اور پی ایم ایل این اس تمام معاملے کے اندر ایک طرح سے گارنٹور تھی, اسی لیے وہ بھی آپ کو کافی حرکت میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا 15 جنوری کے انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہیں, جو بیسک انتخابات ہیں, ان کے بعد کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے, یا وہ معاملہ جو پروونشل اٹانومی کے بعد جو بلدیاتی اٹانومی آنی تھی وہ نہیں ہوا, اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بہت شکریہ ڈاکٹر زرقا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. علی گوہر ولود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. کچھ دیر فون لائن پر سینیٹر اعجاز چودھری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے. آخری سیگمنٹ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر کراچی بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر زرقا آپ کی طرف میں آؤں گی. آپ لوگوں نے یہ جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے بڑی اچھی بات ہے. حکومت کو, کسی بھی حکومت کو انڈر پریشر رکھنا اکانومی کے معاملات کے اوپر اور ان کی اکانومی کو بہتر سے بہتر کارکردگی کی طرف پش کرتے رہنا, یہ تو اپوزیشن کی اولین ریسپانسبلٹیز میں سے آتا ہے. یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی, لیکن اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے جو کچھ اعداد و شمار ہیں ان کو تھوڑا انفلیٹ کر کے بتایا. فار ایگزامپل میرے سامنے یہ فگرز ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پر 55 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی گئیں. مجھے خود یاد ہے میرے پروگرام کے اندر ایون آپ بھی اس کا حصہ تھیں, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ملازمتوں کا جتنے کا وعدہ کیا گیا اس کے 20% بھی مکمل ہو جائے تو بہت ہوگا, کیونکہ ملازمتوں کا جتنا آپ لوگوں نے اپنا 1 کروڑ ملازمتیں کا سیٹ کر لیا تھا گول, وہ تو اچیویبل نہیں لگ رہا تھا. یہ 55 لاکھ ملازمتیں جو تنقید کی ہے ان کی طرف تو ہم جائیں گے پی ایم ایل این, لیکن پہلے یہ ایکسپلین کر دیجیے گا. جی بہت شکریہ انیکا. بالکل 55 لاکھ ملازمتیں ہم نے دیں 3.5 سال میں, اور اگر ہمیں 5 سال اپنے پورے کرنے دیے جاتے تو آپ دیکھتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ نون لیگ کا دیکھیے کیا حساب رہا, انہوں نے تو اس سے آدھی ملازمتیں نہیں دیں. اور آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں, آپ بات کر رہی ہیں انفلیشنری فگرز کی. آپ بتائیے سرکولر ڈیٹ ان کے زمانے میں کتنا ہے؟ ہمارے زمانے میں 500 ارب تھا, ان کے زمانے میں کہاں پہنچ گیا؟ ڈبل 1200 پہ. آپ بات کیجئے انفلیشن کی. انفلیشن ہمارے زمانے میں 9 سے 11% تھی, اب 25% سے تجاوز کر رہی ہے. ڈالر 180 کا تھا, اب ڈالر 230, یہ کہتے ہیں 260 میں مل نہیں رہا. یہ ڈار صاحب کے جو بلیک اکنامکس نے ملک کو آپ کہاں لے گئے ہیں؟ اس وقت آپ کی 6 ارب سے کم آپ کے ریزروز رہ گئے ہیں. اور آگے مارچ میں کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, مارچ ابھی آپ نے دیکھ لی لوڈ شیڈنگ کس لیول کی ہو رہی ہے, اور گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. 1 تاریخ کو آپ نے آٹے کی قیمت 500 روپے بوری بڑھا دی 20 کلو کے اوپر, چینی آپ نے 20 روپے کلو بڑھا دی, بجلی آپ نے بڑھا دی. آپ کیا لوگوں کا خون چوس کے کہاں پر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آئیں گے. ارے بھائی ٹیکنوکریٹ ہو, ڈارک کریٹ ہو یا پارک کریٹ ہو, آپ مجھے یہ بتائیے. دیکھیے میری بات سنیں, آپ کے کوئی اتنا مشکل نہیں تھا, ہم بھی تو آئے تھے, تب بھی یہ ملک کو ایک نیگیٹو بیلنس میں چھوڑ کے گئے تھے پچھلی دفعہ نون لیگ کی حکومت. کیا کیا مائن فیلڈز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے. ہم نے کووڈ کے باوجود دنیا میں پہلے 3 ملکوں میں آئے جنہوں نے کووڈ, جس نے دنیا کو گھٹنوں ٹکوا دیے, پاکستان اس میں سرخرو ہوا. کیسے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے, آپ ہماری ٹیم کو جتنے مرضی نام دے دیں, یہ جو کامیاب اور ناکارہ اور نامراد ٹیم اس وقت شہباز شریف یعنی کہ نواز شریف,
की आई बैठी है। इन्होंने तो मुल्क को पहले भी डबोया है, अब फिर डबोया है। I have multiple questions. तो जहां लेके जा रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जरगा साहब, I have multiple questions, लेकिन मैं आपकी तरफ बाद में आऊंगी। मैं पहले फारूक साहब की तरफ जाऊं। फारूक साहब, अब सारा मामला इकोनॉमी की तरफ सारी सिमत फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे रीसेंट हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की नजर आ रहा है। सियासत तो हम खेलते रहे, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पे कि इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमी को सही किया जाए। गवर्नमेंट भी इस बात को पीट रही है। वो कह रहे हैं 8:30 बजे आप दुकानें बंद करें, 10 बजे आप जो है वो मैरिज हॉल बंद करें, 62 अरब रुपए का इससे फायदा होगा। वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है, इकोनॉमी में गड़बड़ है, इकोनॉमी सही ना की तो मुल्क का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात तो सारे एक ही तरफ कह रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन इधर उधर की सिमत के क्यों है? एक पॉइंट पे आकर हम क्यों नहीं कन्वर्ज हो सक रहे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं सेनेटर जरका साहबा की गुफ्तगू नहीं सुन सका क्योंकि उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में आप ठीक कर लेंगे। देखें जी, बात यह है कि लेट्स बी वेरी फेयर। पीटीआई के 3.5 साल में 1.5-2 साल तो ये कोविड के चक्कर में गुजर गए, हमारी मईशत पे बहुत बड़ा बोझ आया, लेकिन दे स्टिल टर्न्ड अराउंड द इकोनॉमी। और मुझे इतना याद है कि फरवरी मार्च में 2022 में गुफ्तगू ये हो रही थी, बातचीत की, ये इकोनॉमी बहुत हॉट होगी, हीटेड इकोनॉमी है और भाई इसको ठंडा करो, ये कंट्रोल नहीं हो रही, ये तो 5-6% तक जा रही है। और इट वाज गेटिंग वेरी वेरी हॉट, हर सेक्टर में इतना बिजनेस हो रहा था, टर्न अराउंड हो रहा था। और जाहिर बात है, जब बहुत हीटेड इकोनॉमी होगी और इंडस्ट्रीज आपकी 3 शिफ्टों में चल रही हैं, वर्कर मिल नहीं रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ती हैं। मैं बड़ी जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। अभी हम पिछले 8 महीने में ये भी फैक्ट है कि इस गवर्नमेंट को फ्लड ने हिट किया इनकी इस दौरान इकोनॉमी पे, लेकिन अभी तक ये मौजूदा गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है कि कैसे इस फ्लड के जो इम्पैक्ट है इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि बाहर की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस तरह हमारी मदद नहीं की है जो उनको करनी चाहिए थी। परहैप्स देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, उसमें हम अभी नहीं जाते। और अब तो ये है कि इकोनॉमी बर्फ की तरह हो गई है, इतनी ठंडी हो गई है कि सब कोशिश करें कि भाई बर्फ को पिघलाया जाए, वो आग लगाई जाए आगे पीछे बर्फ को। फारूक साहब, डार साहब ने ये बर्फ की तरह ठंडी हो क्यों गई है? डार साहब आए हैं, डार साहब ने कहा था 200 से नीचे लेकर जाएंगे डॉलर। डार साहब ने कहा था हम इकोनॉमी को सही कर देंगे। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी खान साहब को सारी बातों का मोरद इल्जाम ठहरा रही है ना कि आपने इकोनॉमी खराब की थी। और इस बात तक तो समझ भी आती है कि खान साहब ने जाते जाते जो सब्सिडी दे दी थी वो मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वो 1 माह की थी, 2 माह की थी, अब 8-9 माह गुजर गए हैं, अब भी इमरान खान साहब को ही रोते रहेंगे ये लोग। बड़ी सिंपल सा कंपैरिजन है कि मार्च से पहले अगर इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो सब हमको स्टेबलाइज्ड रोल में ले गए थे, रेटिंग दे रहे थे B+ वगैरह ये वो। अब आप ये देखें कि पिछले 8 महीने में वो तमाम, चाहे मूडी हो, फिच हो, S&P हो, वो सब आपको ले आए हैं B नेगेटिव, अनस्टेबल, और वो नीचे ले गए 40 यानी कि C रेटिंग में। सो और प्लस वो आपने वो बताइए कि वो डिफॉल्ट वाला जो मामला है वो 5% कहा था, 95%। देखिए आटे का 1 किलो मुझे आज भी याद है जब पिछले साल 55 से अब वो जो है 130, 140, 150 आटा पर केजी, इस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। तो हालात वाकई बड़े खराब हैं, कोई शक नहीं है। और इनका व्हाइट पेपर में हो सकता है कोई 1-2 जगह पर उन्होंने एग्जैजरेट किया हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो रोड है, वाया दैट रोड यू गेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप होती है तो फिर आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास या तो अब 2 बातें हो रही हैं, या तो आप 5 साल की मैंडेट वाली गवर्नमेंट लेके आए इलेक्शन के थ्रू एज पर द विल ऑफ द पीपल, और एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और फिर वो चले। और दूसरा आपके पास ऑप्शन जो 3 दिन से डिबेट हो रहा है वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वाला है, टेक्नोक्रेट वाली गवर्नमेंट। अच्छा, सारा इल्जाम लग रहा है इस गवर्नमेंट को कि सारी ये गवर्नमेंट बेसिकली तैयार हो गई है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, आप मेरे साथ फोन लाइन पर है, हम आपका वीडियो पे आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टिल द टाइम मुझे बताइएगा कि क्या कोई ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी
जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की है। कल हालांकि शब्बर जैदी साहब ने मेरे प्रोग्राम में बड़ा क्लियरली कहा है कि वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे थे, एक सेपरेट इकोनॉमिक सेटअप की बात कर रहे थे। कोई एक्सेप्टेबिलिटी है सेपरेट इकोनॉमिक सेटअप की? क्योंकि आपकी इकोनॉमी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे एक्सपर्ट्स थे, इसहाक डार थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर वो अली परवेज मलिक है, ये सारे के सारे भी इकोनॉमी को सही करने में फेल हो गए हैं। तो फिर तो सेपरेट सेटअप की बातें होने लग गई हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी है इस बारे में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, अभी डॉक्टर जरका साहिबा पहले बात कर रही थी, और एक तो सॉरी कि मैं मतलब है कि इधर मैं बैठा हुआ हूँ अभी भी स्काइप लगा के, लेकिन वो कोई नेटवर्क का इशू है जिस वजह से स्काइप नहीं चल रहा। We'll try to fix that in the break, लेकिन जवाब जी देखिए, गुजारिश ये है कि डॉक्टर जरका साहिबा ने जो सुनहरी हरूफ में जो मतलब है कि सियासत के ऊपर झूठ बोले हैं अभी बैठकर, और जिस तरह से कि टॉक शोज में आकर दीगर भी हमारे जो कलीग हैं इनकी पार्टी के वो झूठ बोलते हैं, तो वो तो मैं सुनने से मुस्तफीद नहीं हो सका। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि आज अगर हम मुल्क की इकोनॉमी को डिस्कस करें तो हम माजी करीब में जो सियासी पीरियड गुजरा है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो उस वक्त तक ये बात समझ में नहीं आती जब तक उसको डिस्कस ना किया जाए। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम जिस तरह से आप कह रही थी कि जी हम इमरान खान की बातों को रो रहे, नहीं, इमरान खान की बातों को रो नहीं रहे, रो उस वक्त को रहे कि पाकिस्तान ऐसा नहीं था। पाकिस्तान को जो 2013 में हमें जो चैलेंजेस मिले थे वो भी कुछ इसी से मिलते जुलते थे। उस वक्त आपको याद है कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उस वक्त भी बिजली की कीमतें ज्यादा थी, आपके इत्तेहादियों की हुकूमत थी। मेरी गुजारिश सुन लेना, उस वक्त भी ये था कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक संगीन लहर थी और बहुत बुरे हालात थे। उस वक्त सी पैक जैसा प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन उन 2013 से लेकर 18 तक इसलिए स्टेबिलिटी आई कि उस वक्त एक सही अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई जो पाकिस्तान के हालात बदलना चाहती थी। शबाना रोज मेहनत के बाद हमने वो तमाम टारगेट अचीव किए, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड थे, चाहे वो सी पैक जैसा प्रोजेक्ट था, चाहे वो सस्ती खादें, सस्ती बिजली और बिजली पैदा करने के कारखाने और ज़रबे अर्ज, और ये सारे कारनामे उसी टाइम में, मतलब मैं समझता हूँ कि ये किसी जादू से कम नहीं था जो उस वक्त नवाज मेरे क़यादत। फिर एक इमरान प्रोजेक्ट मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले, एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। उसका मकसद लॉन्च करने का वोट चुराकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना था, और उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर उन कर्जों को खाया गया, उन कर्जों को लगाया नहीं गया। उस करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा इतना बैठा है कि आज तक भी संभलने की तरफ हम नहीं आ रहे, और पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं। वाकई मुआशी तौर पर कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन नामुमकिन जो है वो गुनाह है। जिस तरह से हम ये गुनाह अब सारी अवाम कर रही है। अली गौहर बलोच साहब, इस रियलिटी से आपको हमआहंग होना चाहिए, पीटीआई को भी हमआहंग होना चाहिए। ये गुनाह नाउमीदी वाला अब हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया गया। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद आपकी वीडियो भी कनेक्ट करते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी फोकस है सियासतदानों की भी, जो कि बहुत अरसे पहले से हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बट इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। उस फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई है वो मैं कुछ आपके सामने रखूंगी बिफोर आई गो टुवर्ड्स द गेस्ट। इमरान खान साहब को गोलियों के 3 टुकड़े लगे और एक धरती टुकड़ा लगा, ये कहती है वो फोरेंसिक रिपोर्ट। इमरान खान जिस ट्रक पर सवार थे उसके बाएं जानिब से फायर किए गए। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को जो 33 शवाहिद हैं वो भिजवाए गए थे। हमले में मारे गए शख्स मौज़म गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौज़म को के सर के पीछे एक गोली लगी थी। गोली ऊंचाई से चलाई गई जिससे इसकी मौत वाक़या हुई। अब यहाँ बहुत सारी कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि जी जो
कंटेनर पे सिक्योरिटी गार्ड था उसकी फायरिंग से, या कोई स्नाइपर था, या कोई इस तरह का कोई इशू था? ज़रका साहिबा, एक तो ये इमरान खान साहब, मेरी खुद भी मुलाकात हुई है, ऑब्वियसली ही वाज़न्ट फीलिंग वेल, उन्होंने खुद भी बताया कि गोली लगी है, लेकिन ये फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि जी गोलियों के 3 टुकड़े लगे हैं और एक धाती टुकड़ा लगा है। फोरेंसिक रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है? चले, अब आप लोग ये भी कह दें कि गोलियां हमने खुद ही मारी थी। आप लोग तो मेरा मतलब है बहुत अरसे तक आपका मीडिया, मेरी गुजारिश सुन ले अनीका, ये आपका जो मीडिया इस वक्त जिसके ऊपर 2 अरब रुपए इस हुकूमत जो इस वक्त डिफॉल्ट की स्टेटस में है, जिसने 2 अरब रुपए वजारत इत्तलाआत और नशरियात को दिए अपनी बातें करवाने के लिए, ये वही हुकूमत है जो इस वक्त डिफॉल्ट के स्टेटस पे है। 6 अरब रुपए बात तो करने दे प्लीज। पैसे लेते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रही, टीम में एक पैसा नहीं और ना आ सकता है। We reject, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात नहीं, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। आई एम गिविंग यू अ फैक्ट फॉर योर, यही व्हाइट पेपर फैक्ट्स भी इसी किस्म के फैक्ट्स हैं। दीज आर द फैक्ट्स। 2.25 अरब रुपए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगाए, जो कि कहने को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन लगता है मुलाजमत अमेरिका की कर रहे हैं, सिर्फ खर्चा हमसे ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस वक्त इस हुकूमत जो कहती है, जो जब 9 महीने पहले आए थे इन्होंने कहा था वेंटिलेटर पे है पाकिस्तान, तब नहीं था, लेकिन ये इनका नस्बुल ऐन था करने के लिए जो ये करने के लिए जा रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आटा महंगा हो गया तो कपड़े बेच दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे बूदार कपड़े कौन खरीदेगा? तुम इस मुल्क के लोगों का खून चूस गए हो। तुम 3 दफा हुकूमत करके अपनी औलादों को बाहर लेके जाते हो, पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसे लेके वहां पे डॉलर और पाउंड की तुम अपनी जायदादें बनाते हो और हमें आके तुम ताने देते हो। आप मुझे बताएं ये किस किस्म का यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज। देखें जी, आप तो कह ही चुके हैं, पहले आप लोग हंसते थे कि इमरान खान साहब तो टोपी ड्रामा है। FIR अभी तक इस मुल्क में, कौन लोग कहते थे? आज तक FIR इमरान खान साहब की दर्ज नहीं हो सकी, इसलिए क्योंकि उस FIR में इमरान खान साहब बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दें। हमारे इदारों के मुलाजिम, इदारों के 22 ग्रेड के मुलाजिम जो कि तनख्वाहदार है टैक्स पेयर के पैसे से, मुझे मेरा जवाब दे देना डॉक्टर सकते। जनरल फैसल क्या हो गया? क्यों नहीं हम उनका नाम ले सकते? आप मुझे बताइए, क्या वो एक पाकिस्तान के इदारे? आप मुझे पहले ये बताइए, इस मुल्क में जहां आप कहते हैं लॉ और कानून का राइज है, यहाँ पर अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस क्यों होती है? आप मुझे बताइए, इनका जवाब चाहिए हमें। हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, 75 साल के एक सेनेटर को आप लोगों ने 45 उसके ऊपर FIR कराई है, जो इस वक्त की चले मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत हुई है हुकूमत। इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है सवाए इसके कि ये झूठ बोले, झूठ की गर्दानें बोले और खुद कहते हैं हम नाटजी जो मिस्टर गोबल थे उनकी हम उनके पैरोकार हैं। इन लोगों के पास सच तो है नहीं, पाकिस्तान को मुझे बता दें, एक बूदार गटर में धकेल के जा रहे हैं। सूरत हाल हमारे सामने है। वो रावलपिंडी वाले जलसे के अंदर भी जो बेसिकली जहाँ अनाउंसमेंट होनी थी वहाँ भी आए थे, उसी कंडीशन में आए थे। अभी भी उनकी सूरत हाल आपके सामने है। हम लोगों के यहाँ कोई भी बीमार होता है, उस टाइम पे किसी ज़माने में कुलसूम नवाज साहिबा बीमार हुई थी तो दूसरी तरफ से डाउट्स आना शुरू हो गए थे। यहाँ इमरान खान साहब वाकई में बीमार हैं और उनके ऊपर डाउट्स होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, ये आप इसको समझते हैं कि ये दुरुस्त है, स्पेशली कंसिडरिंग के लाहौर पंजाब के अंदर ये लैब है और उसके अंदर ही उनकी हुकूमत है PTI की? देखिए, PTI की गवर्नमेंट की हुकूमत है, ठीक है। वो अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो PMLQ के हैं और अगर JIT की ये फोरेंसिक रिपोर्ट आई है तो या तो ये अगर PTI इससे एग्री नहीं करती तो फिर वो इसको चैलेंज करें। वो तो फिर देखना कि इनका क्या आता है। लेकिन एक बड़ी ये मैं आपको क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ देखें बात सही करनी चाहिए। जहाँ पे इस मुल्क में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ये PMLN के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये फोरेंसिक लैब जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई गई थी, कई साल पहले है। तो आई एम श्योर इट इज एन एक्सपीरियंस लैब और इसको बड़ा रेफर किया जाता है। लेकिन फिर बात वही है कि ये कहना कब्ल वक्त है कि जनाब
अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा कल को बात निकला है कि जिसमें कोई मैनिपुलेशन हुई है या ये मैन्यूवर्ड रिपोर्ट है लाइक दैट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखें इम्पोर्टेंट, आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी सेटअप की बात की थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं देना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं मानता हूँ कि अपना पीटीआई इस वक्त अपना वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है, और शौकत तरीन साहब ने कहा था कि कोई भी सेटअप आ जाए लेकिन जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं होगी मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट और एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। लेकिन बात ये कि ये 2000 नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2023 इलेक्शन का ईयर, 2023 द ईयर होप, हालात मुझे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सबाती साहब रिलीज हो गए, शहबाज गिल का आई एम श्योर मामला खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है देयर इज नो हार्म, खान साहब सियासत करें, इलेक्शन होने ही होने इस साल इंशाल्लाह होंगे, ठीक है, होने उनको कंट्रीब्यूट चले, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फारूक साहब, आई गॉट योर पॉइंट, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अली गौहर बलोच साहब, ये फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, इस फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखें, बात ये है कि जो भी रिपोर्ट आई है वो मतलब है कि उसको जो भी उसके लीगल बनते हैं तकादे, वो उसके मुताबिक उसको जाहिर है कि उस रिपोर्ट को जो है अगर पीटीआई वाले खिलाफ करते हैं तो वो उसको चैलेंज कर लेंगे जिस तरह से सामने, तो बड़ी सिंपल बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखे ना, खान साहब का अपने हॉस्पिटल में बैठकर अपनी हुकूमत के डॉक्टर्स को बुलाकर फिर भी मेरा ख्याल है अभी ये मुतबर नहीं है कि बिल्कुल 100% इनकी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर जरका साहब को रिप्लाई करूंगा कि देखें, इतना ऊंची बोलने से या सीखने से मामलात का सही जवाब नहीं आता। इमरान खान सर से लेकर पाँव के नाखून तक करप्शन में डूबे हुए, बीआरटी पिशावर से पाकिस्तान को खाया, तोशा खाना की आप देख लें अरबों रुपए की करप्शन, इल्जाम की बात नहीं, ये प्रूव भी हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस प्रूव हो चुका है, तोशा खाना केस प्रूव हो चुका है, अभी तो एफआईए उसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। और कोरोना का फंड ये खा गए, चीनी और आटे से अरबों खा गए, गोगी को फरार करवा दिया। चले, आप सारी चीजें सही करते हैं अली गौहर बलोच साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, बट थैंक यू वेरी मच। मेरा शो का वक्त खत्म हो गया है इस सेगमेंट का। अगले सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने अलग टॉपिक पे बात करनी है। अली गौहर बलोच साहब, फारूक हमीद साहब, डॉक्टर जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अगले सेगमेंट में जाएंगे और बात करेंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की 15 जनवरी डेट तो सामने आ गई है, लेकिन जो मुलाकातें चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की और हल्का बंदियों वाला मसला है, आपको लगता है 15 जनवरी को ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? होने चाहिए, भाग रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी भागती रही और ज़ाहिर है एमक्यूएम भी उसके साथ थी। कई दफ़ा कोर्ट्स में गए, वहाँ से जो है उनके खिलाफ फैसले हुए, हाई कोर्ट से हुए, सुप्रीम कोर्ट से हुए, इलेक्शन कमीशन से हुए, और अब ये बुनियाद बना रहे हैं हल्का बंदी को। तो पहले हल्का बंदी को ठीक क्यों नहीं करवाया? हाई कोर्ट ने इनको यही कहा, इनके फरूक नसीम साहब इतने बड़े चैंपियन वकील हैं, उनको इतनी डांट पड़ी थी हाई कोर्ट में कि आपने वक्त पर तो इस पर काम किया नहीं, इलेक्शन कमीशन में आप गई नहीं और यहाँ पर आके हाई कोर्ट में हमसे फैसला लेना चाहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी, इनके खिलाफ फैसला आया, तो वर्किंग की नहीं थी। अब तो सिर्फ फरार हासिल करने के लिए हल्का बंदियों को जवाज बना रहे हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का हमेशा से साथ रहा है। आपको याद होगा 2008 से 2014-15 तक इत्तेहादी थे। उसी दौरान 2013 का बल्दियाती एक्ट आया था, सारे इख्तियारात छिन गए थे, पैसे हमारे कटते रहे, कुछ नहीं बोले। अब इनको हल्का बंदियां याद आ रही हैं। रिजीम चेंज के मौके पर जब ये अपना वोट बेच रहे थे, फरोख्त कर रहे थे वजारतों पे, कराची को एक मरतबा फिर सौदागरी कर रहे थे, उस वक्त हल्का बंदियों की बात क्यों नहीं की? सिर्फ तहरीर लिखकर जान छुड़ा ली। उस वक्त उन्होंने इख्तियारात क्यों नहीं मांगे? कहते हैं कि हम बैठे हुए बहादुराबाद में, आप असम्बली का इजलास बुलाएं और इख्तियार दें, कुछ भी नहीं किया। अब सिर्फ नजर आ रहा है कि हार रहे हैं बुरी तरह, बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं, तो इसलिए भागने के लिए सिर्फ हल्का बंदियों का नाम ले रहे हैं। काम इन्होंने ना हल्का बंदियों पे किया, ना इख्तियारात के लिए किया, ना इस पूरे अरसे में किया, तो लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। सिंपल बात है। लेकिन साहब, किसी जमाने में जमात इस्लामी भी हल्का बंदियों के ऊपर पॉइंट उठाया करती थी। अब आपकी नजर में हल्का बंदियां ज्यादा जरूरी हैं या 15 जनवरी को इंतखाबात होना ज्यादा जरूरी है? देखें, हल्का बंदियों पर न सिर्फ ये कि हमारे तहफ्फुज़ात थे, हैं, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, जब नहीं माना तो क्या करूं?
بات یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر 4 سال کے لیے الیکشن ملتوی کر دیں. 2 سال پہلے ہی ہو گئے ہیں. 6 سال انہوں نے 2009 سے 2015 تک الیکشن نہیں کیے تھے, دونوں نے مل کر یہ حرکت کی تھی. بھائی یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ آپ ایک سے دوسری سے تیسری چیز کو ختم کرتے چلے جائیں اور کوئی کام بھی نہ کریں. تو اب تو الیکشن ہونا چاہیے بس. اور 80% ابھی بھی 2-3 دن پہلے ایک سروے ہوا ہے پبلک کا, غیر جانبدار سروے, 80% لوگ کراچی کے کہتے ہیں الیکشن کراؤ پہلے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور اختیارات دو. اچھا یہ بتائیں اختیارات, اس سے پہلے وسیم اختر صاحب تھے, اختیارات کیا ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے؟ کیونکہ قانون سازی کرنے کے بعد تو اختیارات جو ہیں وہ صوبے کے پاس چلے گئے ہیں. این ایف سی تو چلا جاتا ہے پروونسز کے پاس, لیکن کیا پروونس, کیا صوبہ وہ اختیارات نچلی سطح پہ گراس روٹ میں دینے کو تیار ہے؟ ویسے تو کوئی بھی نہیں تیار ہے, ہر پارٹی کا یہ حال ہے, لیکن یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا, آئین کا 140A ہے موجود اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی محبت تھی ایم کیو ایم کو کراچی کی اور بلدیات کی تو ریجیم چینج میں ووٹ کیوں ڈالا تھا؟ بیٹھ جاتے 3 دن میں اختیارات مل جاتے, 3 دن میں اسمبلی کا اجلاس ہوتا, اختیارات مل جاتے. تو یہ ہمارے ساتھ مزید فراڈ نہ کیا جائے, دھوکہ نہ دیا جائے, الیکشن کرائے. جو ابھی ناراضگی ایم کیو ایم کی چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کا منانا چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے؟ Is that what you're saying? یہ آپ نے دیکھا نہیں تھا 2008 سے 2015 تک 14 تک ایم کیو ایم کوئی 25-30 دفعہ تو روٹھی تھی اور منایا گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ کبھی کراچی کے کسی پانی پر, بجلی پر, کے الیکٹرک پر, مردم شماری پر کسی پہ نہ روٹھے نہ منایا گیا. تو یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے, نورا کشتی ہوتی ہے, دونوں مل کر کھیل رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ, پورے سندھ کے عوام کے ساتھ. اور اب یہ منجن زیادہ نہیں بک سکتا. اب مہاجر یاد آ رہے ہیں, ان کو سندھی یاد آ رہے ہیں. او بھائی ختم ہو گئی کہانی یہ سب. اب آپ کو حق دینا پڑے گا ہمیں, اور سیدھی بات یہ کہ اپنا حساب بھی دینا پڑے گا 35 سال کا, دونوں کو دینا پڑے گا. اس لیے الیکشن چاہیے ہمیں ہر صورت میں. اور یہ کسی ایک چیز کو دیکھیں نا, مردم شماری بھی تو مسئلہ ہے نا. تو مردم شماری اپروو کس نے کی؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی کابینہ نے. ٹھیک, 40 مردم شماری کو نوٹیفائی کس نے کیا؟ پوچھے نا ایم کیو ایم سے. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کراچی پہ چھرا گھونپ دیا. کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ایس آر او کے ذریعے آگے بڑھا دیا. اس پہ بتائیں نا کیوں کیا تم نے یہ کام؟ سوال بہت سارے ہیں نہیں صاحب, اور اب ڈرامے بازی کرتے ہو. لیکن ایک بات واضح ہو گئی کہ 15 جنوری کو انتخابات ہونے ہی ہونے چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. ملک میں بہت سارے مسائل ہیں, ان مسائل کی طرف ساری سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر کام تو کرنا ہی پڑے گا, ایز آئی آلویز سے. لیکن فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انیکا نثار سائننگ آف. اللہ حافظ.